बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मरकज़ और सूबे में तलातुम बढ़ता ही जा रहा है। ये तूफ़ान कब, कैसे और कौन ठहरा सकता है, ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत की गर्मा गर्मी देखकर शायद कुछ फैसले हो रहे हैं और ये फैसले यकीनन आवाम कर रही है। अपोजिशन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मज़ीद जिला बख्शनी चाहिए या उसको मज़ीद ठहरना चाहिए। लेकिन हुकूमत वक्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस बात पर बिल्कुल फर्म बिलीवर है कि ये तमाम तरह अपोजिशन के जो लोग आज इत्तेहाद बनाकर बैठे हैं, इनके ज़ाती मफादात हैं। इमरान खान साहब भी एक ख़ास किस्म की ज़बान और लबो लहजे में बात कर रहे हैं अपने अपोजिशन से, और अपोजिशन भी कोई भी ऐसा जैसे कहते हैं वाक़या नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो छोड़ रही हो, और कहीं पर भी उनका निशाना भी चूक नहीं रहा है। आज इमरान खान साहब ने एक जानिब जहाँ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की अपोजिशन की, वहाँ उन्होंने एक जुमला कहा कि मुझे मना किया गया है जनाब बाजवा की तरफ से। क्या कहने पर मना किया गया है, जरा वो पहले सुनाइएगा। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा, अब सुने देखिए, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन कल ही हमने देखा कि ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वाज़े अल्फाज में कहा गया कि जो भी सियासी मामलात आपके चल रहे हैं या हो रहे हैं, इससे फौज का कोई लेना देना नहीं। ISPR का शॉट भी सुनाते पहले। फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं। वही हमारे सब के लिए अच्छा है। ये सब एक जानिब है, दूसरी जानिब जो लबो लहजा प्राइम मिनिस्टर अख्तियार कर रहे हैं, जो अपोजिशन अख्तियार कर रही है, वो भी आपको सुनवाती हूँ। लेकिन ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब वार्निंग दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि अगर अब भी आपने हमसे तमीज़ से अपना लबो लहजा नहीं तब्दील किया तो फिर हमसे मत कहिएगा, हमसे शिकायत ना कीजिएगा, हमारे पास आपका काफ़ी कच्चा चट्टा है। क्या कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब, सुनवाएं। इमरान खान सुन लो, हम तुम्हें जाम करना जानते हैं। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। अदम एतमाद की तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी, लेकिन एहतमाल है नहीं भी हो सकती। मत सोचो कि फिर तुम हुकूमत कर सकोगे। फिर मामलात गली कूचों की तरफ जाएंगे, फिर मामलात सड़कों पे आएंगे, फिर अनारकी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप न करें ऐसा, कहीं निजाम न लपेट दिया जाए, कहीं फला ना हो जाए, कहीं फला ना हो जाए। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खज़ां जाए बाहर आए ना आए, असल चीज इसका खात्मा है। साफ अल्फाज में बात हो रही है, कोई ढका छुपा अंदाज नहीं है। दोनों जमातें या दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। आखिरी शॉट सुनवा रही हूँ इमरान खान साहब का, फिर जरा गुफ्तगू का आगाज करेंगे कादिर मंदोखेल और हसन खावर साहब से। जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं जिस लबो लहजे के साथ, एक जानिब कहा, उन्होंने पिछले दिनों यहाँ तक कहा कि मेरी जो गोली का पहला निशाना है वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, उस पर बिलावल साहब ने भी बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया, लेकिन आज भी कुछ कम लहजा अख्तियार नहीं किया इमरान खान साहब ने। सुनाएं जी। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। ये सारा मंजरनामा है। अब जरा हसन खावर साहब से पूछते हैं कि पंजाब में पहले तब्दीली आ रही है या पहले मरकज में तब्दीली आ रही है, और अगर ये तब्दीली आ ही रही है तो फिर इसका मकसद है कि अपोजिशन जिन पंजों पर खड़ी है उसके पंजे पक्के हैं, लेकिन हुकूमत क्या वाकई जाने वाली है या नहीं, या इमरान खान के पास कोई तुरुप का पत्ता अभी तक मौजूद है जिसको ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब, सर ये बताएं ना कि आज तो यही खबरें थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनको आप तब्दील करने जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी गए हैं चौधरी परवेज इलाही साहब से मिलने के लिए। कौन आ रहा है अगला प्राइम मिनिस्टर, ये बात वाज़ेह हो गई आप लोगों के दरमियान?
वज़ीर-ए-आला रहेंगे, चाहे किसी को ये अच्छा लगे या ना लगे। और अगर किसी के पास कोई नंबर होते तो वो पंजाब में उनके खिलाफ ले आते। इनको पता है कि पंजाब में ऐसी किसी किस्म की कोशिश नहीं है। नहीं तो कोई नाम तो होगा ना हसन खाबर साहब, ऐसा तो नहीं है कि देखिए आप तो कह रहे हैं पिछले कई दिनों से ये बात कहते आ रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये भी तो सबके सामने ही है ना। अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो फवाद चौधरी मिलने नहीं जाते। और जब इस्तीफा पेश किया था बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब को, तो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा आप घर जाएं और अपना काम करें। लेकिन अब मंजरनामा बिल्कुल बदल गया है। इमरान खान साहब को भी शायद बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही होंगी। देखिए, पंजाब में तब्दीली नागुज़ीर नहीं है। और मैंने आपसे फिर कहा कि पंजाब के बारे में तमाम फैसले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। आज फवाद चौधरी साहब की जो मुलाकात थी वो पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से थी। अच्छा। और हो सकता है कई लोग थे वज़ीर-ए-आला के ख्वाहिशमंद, लेकिन बाहर ये फैसला तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस की वजह से वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला है। और कल जब प्राइम मिनिस्टर आए थे, लोगों ने भी उनकी क़यादत के ऊपर जो है भरपूर भरोसे का इजहार किया है। और उन्होंने भी वज़ीर-ए-आला को हिदायत की कि आप डटे रहे। अब बात यह है कि लोग जो है ऐसी खबरें बाद में करवाते हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आला जो है कायम और दायम है। अच्छा। इस वक्त हमारी तमाम तवज्जो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे है, ताकि एक दफा इस तहरीक एतमाद का जवाब दे, पार्लियामेंट के अंदर भी दें, पार्लियामेंट के बाहर आवाम के साथ एंगेज करके भी दें, और ऑपोजिशन को एक दफा फिर क्लीन बोल्ड करें, जैसे ये पिछले 3.5 साल में होते आ रहे हैं। और इनका ये जो शो का आखिरी सीजन है, इसको भी इख्तिताम पजीर करे और फिर ये चुपचाप इलेक्शन की तैयारी करेंगे। चलें हसन साहब, ये तो शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से जरा वापस आती हूँ कि तब्दीली के इशारे वाज़ेह हैं। अब ये इशारे आपकी हुकूमत को समझ में नहीं आ रहे या ऑपोजिशन को समझ नहीं आ रहे, शायद ये हमें समझने की जरूरत है। कादिर मंदोखेल साहब से पूछते हैं कि कल जो कुछ पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हुआ, क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर इसका मकसद है कि मुस्तकबिल में भी ये मंजरनामे दोहराए जा सकते हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हसन खाबर साहब जवाब दे रहे थे। ज़ाहिर है हुकूमत के तर्जुमान भी है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, वो तो ये कह रहे हैं कि वहाँ तब्दीली कोई नहीं आ रही। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, देखिए मामला ये है कि हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन खुद घबरा गई है और अदम एतमाद की तहरीक लाकर इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इमरान खान साहब यहाँ तक कह रहे हैं मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। तो देखिए, घबराहट का शिकार आपको वाकई होना चाहिए कि आपके नंबर पूरे हैं भी कि नहीं, या आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और ये सारी एजिटेशंस हो रही हैं। एक शख्स अगर घबरा जाता है तो सिंह होते हैं, और आप उनकी तारीफ से पता नहीं चलता है कि एक हर एक शख्स की तकरीर होती है। अच्छा। एक शख्स कमजोर इंसान होता है, वो तब्दीली पे आता है, और ये तरीके के फैशन से और फिर मुतलक आवाज साहब कह रहे थे कि शवाहिद नहीं है, शवाहिद के सिंह होते हैं। क्या कहा लीग जो इस वक्त स्पीकर इनका बैठा हुआ है जाट सफी का, वो पार्टी विजिट बैठे हैं, वो उनके साथ दे रहे हैं कि शवाहिद क्या होता है। मैं मिसाल के तौर पे मैं पीपल्स पार्टी का मैंने हूँ, कोई मुझसे अगर पूछे आपकी वोट किसको देना है तो मैं अगर कहूँ कि मैंने फैसला नहीं किया तो क्या मतलब भाई, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। सर आपको भी तो कोई नहीं दे रहा ना। वो क्यों सोच रहे कि हमने फैसला नहीं किया, उसका मतलब है कि वो फैसला सोच रहे कि क्या करें। नंबर एक बात, अच्छा, शवाहिद की त्यागी को 2 एमपी दूंगा जो 81 साल के साथ मुलाकात हो चुकी होगी, उनको सिंध में भी ताबजात के मसले थे वो भी आंदोलन करेंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म के पास कहता नहीं हमने कोई भी तैयारी नहीं कराई। तीसरा ये कहती आप पार्टी थी अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने सेनेट से बायकॉट किया कि भाई ना हम आइंदा इस सीट में आएंगे तो और कादिर मंदोखेल साहब, जो जिन चीजों पर आप बहुत ज्यादा बिलीव कर रहे हैं ना, वो हुकूमत के साथ भी उतने ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर के साथ रुके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मुझे फरमाएं, आप खुद एमएनए हैं, ये फरमा दें मुझे कि क्या पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर कल जिस तरह से अंसारुल इस्लाम के लोग अंदर गए, आप इसको हक बजाने समझते हैं ये ठीक था तरीका? देखिए, जो अंसारुल जो नाम आएगा वो जमीयत बकायदा रज़ाकार विंग है और बकायदा रजिस्टर्ड है जमीयत के तहत।
दूसरी बात ये कल जो 11 या 12 लोग आए थे, 50 से ज्यादा लोग थे। खैर मेरा 3 बजे तक मौलाना फजल रहमान साहब और अपोजिशन जो रहनुमा थे उनके साथ मौजूद था। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था मौलाना साहब के साथ, और वो रज़ाकार बाकायदा जो पार्लियामेंट लॉजेस है उनकी गेट पे एंट्री कर चुके हैं नाम के साथ। मेरे पास गेस्ट आते हैं तो एंट्री करते हैं, तो बाकायदा इन 12 रज़ाकारों ने एंट्री की है, और वो एंट्री करते हुए यकीनन उसकी तलाशी भी ली होगी, यकीनन उनके साथ कोई चीज भी नहीं था। वो रज़ाकार अगर आ गए 12 जो सलाउद्दीन जो मैंने है उनके पास, उसमें क्या अर्ज है। और फिर जिस तरह पुलिस ने, जो कि हमेशा के तौर पे पुलिस चाहे कहीं का भी हो, उनका स्टाइल यही होता है कि उनके पीछे से हिदायत मिली है और वो सारा पार्लियामेंट लॉजेस में घुस गए। मैं मौजूद था। लेकिन एक सेकंड रुकिए ना कादिर मंदोखेल साहब, मेरी बात सुने। हम भी पार्लियामेंट लॉजेस आते हैं, हमें पता है कि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए वहां परमिशन लेनी पड़ती है। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही तरीका था? किसने बोला? मेरे क्या आता है इसमें गेट पे एंट्री करा तो आ जाता है कैमरे में किसी समय। आपको किसने बोला कि आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन से मिलने के लिए चाहे आप कर ले, गेट पे एंट्री करते हैं सिर्फ और आप आने देते हैं? तो जो ये रज़ाकार जो जमीयत का है बाकायदा एंट्री की है, और उनका रज़ाकार और विंग का है बाकायदा। मैं आती हूँ आपकी तरफ, ठीक है, यानी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मकसद है मुस्तकबिल में भी अगर ऐसा होगा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। लेकिन मामला ये है हसन खावर साहब कि कल खुद ISPR की जानिब से ये बात सामने आई कि फौज तमाम तर जो भी मामला सियासत के वो सियासतदान जाने, उनका काम जाने। हमारा ना ये काम है और ना हम इसमें पढ़ना चाहते। लेकिन आज इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर ये फरमा रहे हैं कि अब अगर उनकी बात भी हुई है जनरल बाजवा से, या जो भी मुलाकात हो रही है, ये अवाम में खड़े होकर कहने की क्या जरूरत है कि जनरल बाजवा ने मुझसे ये बात की कि मैं फलाने को डीजल कहूं, फलाने को ना कहूं। आपको लगता है ये ठीक तरीका है इमरान खान साहब का? अच्छा, एक बात तो मैं आपको वाजे कर दूं, कादर साहब ने बड़ी लंबी बात की पर मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मुझे आवाज नहीं। आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल फौज ना सियासत में मुदाखलत कर रही है, और उन्होंने ये बात वाजे भी की है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात जनरल बाजवा से खान साहब की हुई है, मैं वहां पे मौजूद नहीं था उस टाइम। उन्होंने वैसे एक सजेशन दे दियो, लेकिन ये सजेशन देने को मैं तो मुदाखलत नहीं समझता। मुदाखलत तो कोई और किस्म की चीज। मैं आती हूँ हसन आपकी तरफ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं इसी बात की कंटिन्यूएशन के साथ आगे बढ़ूंगी। रहनुमाई JUI फेक सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब, कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर सबने देखा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप भी उस तमाम फुटेज के अंदर मौजूद थे, हकीकत क्या थी? क्या वाकई आप लोगों ने पहले से परमिशन ली थी अंसारुल इस्लाम के लोगों की एंट्री की, या वो खुद से आए थे? और फिर इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ मिसहैंडलिंग हुई है? क्या मामला हुआ? DIG साहब से पूछा जा सकता है कि हमने परमिशन ली थी या नहीं। जब जो एंट्रेंस पे जिनको इन्होंने सस्पेंड किया, जो एंट्रेंस पे लोग होते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि हमने इजाजत ली थी या नहीं। और लोग जितने ये बता रहे हैं उतने नहीं थे, 10 से 12 लोग थे ये। okay. हाँ, ये इससे ज्यादा लोग नहीं थे, और उनके नाम लिखे हुए हैं। फिर बात वो और भी बहुत आसान सी हो जाती है। यानी एक MNA के पास जो है लोग परमिशन लेके आ गए, राइटली या रॉन्गली। अब आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिस मटेरियल की बुनियाद पे आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, तो 2 उसमें कोर्स हैं। एक तो ये कि आप स्पीकर से इजाजत लेंगे, दूसरा सर्च वारंट लेंगे। मैंने ADC से खुद सर्च वारंट मांगा था कि वो जबरदस्ती दरवाजा जो है वो तोड़ के पार्टली जो अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने उनको कहा था कि आपने ये कोई सर्च वारंट है? उसने कहा नहीं। ADC साहब भी जिंदा हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि जिसको आप गिरफ्तार करना चाहते हैं उनके हवाले से कोई मटेरियल आपके पास है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा। फिर तीसरी बात मैंने इनको कही कि आप जिनको ले जाना चाहते हैं आप उनके नाम वगैरह बता दीजिए, वो भी उनको नहीं पता थी। ठीक है जी। अब खाली उनको जो है ना वो ये कि जिसने खाकी कपड़े पहने हैं वो मैंने लेके जाने हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना। खाकी कपड़े तो आज मैंने भी पहने हुए हैं, तो आज फिर मुझे भी जो है ना ले जाएंगे। हाँ। तो मैंने इसको कहा कि देखो, अब ये बात तो आप एग्री करते हो, उसकी वो वीडियो है बनी हुई है, अब मुझे मिल नहीं रही है, मिलेगी तो मैं वो इसको अपना पब्लिक कर दूंगा। तो मैंने इसको कहा कि देखो, इसमें जो है ना आपकी गलती है, आप घर के अंदर जो है ना जबरदस्ती दाखिल हो चुके हो बगैर किसी डॉक्यूमेंट के। ठीक है। आप ऐसे करो कि सारी कर लो, और सारी करके जो है ना ये यहाँ से चले जाओ। ये आपके लिए भी बेहतर है, आपकी भी इज्जत इसमें रह जाएगी, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, और ये जो तमाशा लगा हुआ है कई घंटों से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है।
वो साहब खुद तो निकल गए और उन्होंने जाके इशारा वगैरह किया जाके पुलिस को, और पुलिस ने हम पे जो है ना धावा बोल दिया। ये इस तरह से ये वाकया शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद जो है ना जबरदस्ती उठा के बाहर फेंकना घर से, यानी किसी के घर से, उसके अपने घर से उसके लोगों को उठा के जबरदस्ती, उसमें मैं भी था, एक सेनेटर था, कोई मैंने ऐसा जुर्म नहीं किया था। मुझे अगर फोटोज कहती हैं तो मैं भिजवा देता हूँ कि किस तरह से उठा के बाहर फेंक करके। फिर उसके बाद जो है ना दूसरे लोगों के साथ भी ये सलूक किया गया। तो ये कोई गैर मुनासिब सी बात थी। फिर अगर चलें एक और इसका एंगल ले लीजिए कि हमने चलो गलत किया था, फिर FIR जिनके खिलाफ आपने दर्ज किया उसमें किसी के ऊपर कोई असला लिखा है कि उसके पास कोई ऐसी कोई गैर कानूनी चीज थी, कोई मंशियात थी, कोई असला था? अगर आपने लिखा है तो वो यकीनन जो है ना वो FIR में जो ना फिर हम उसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि उन्होंने छुपा लिया था, इतनी जो ना आपने गार्डन ऑफ किया हुआ था, छुपा लिया था, तो फिर ये आपकी नाअहली है कि वो आपके होते हुए असला गायब हो गया। लेकिन सेंटर साहब, मैं कता कलामी बिल्कुल नहीं करती आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था कि अंसारुल इस्लाम ज़ाहिर जमीयत उलमा इस्लाम फे की अपनी ज़ेली तंजीम हो सकती है, लेकिन वो कॉर्डन करने के लिए अपने लोगों को लॉजेस के अंदर पहुंची, और जो दिखाई दिया किसी हद तक कि शायद तादाद उनकी ज्यादा थी, आप तो कह रहे हैं कि कम थी, तो क्या आपको लगता है ये जस्टिफाई एक जेस्चर है कि ऐसा किया जा सकता है? फिर बाकी लोगों को भी इजाजत होगी कि वो अपनी ज़ेली इस तरह की तंजीमों को सामने लेकर आए और कॉर्डन करवाएं अपने लोगों को? सर, इसने PTI ने टाइगर फोर्स बनाई हुई या नहीं बनाई हुई? अवामी नेशनल पार्टी ने उनकी अपनी है फोर्स, इस तरह से है या नहीं है? वो हमारे यहाँ फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जो है ना वो किसी को असला नहीं पकड़ने देते कभी भी। हमारा जो है वो एक रजाकार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो फोर्स है ही नहीं है और वो जैली तंजीम है। और आप उसको इस तरह से ले लीजिए कि आपके साथ जो है ना कोई शख्स साए की तरह रहता है कि खुदा ना खास्ता आप रास्ते में अगर कहीं आपको कोई डर है कि आपको उठा लिया जाएगा, तो कम से कम उसको कौन उठा रहा है, क्या होगा, इसका विटनेस जो है ना वो मौजूद हो। ये हम आमतौर पे ये जितने भी लोग ट्राइबल एरियाज में रहते हैं या जिनका कोई फ्यूडल बैकग्राउंड होता है, वो अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ जो है ना 1-2-4 आदमी खाली हाथ भी रखते हैं। ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, लेकिन सर अब मामला यहाँ तक पहुंच गया, जो कल रात हुआ उसके बाद देखा हमने मौलाना फजल रहमान साहब भी काफी गुस्से में दिखाई दिए, फिर ज़ाहिर आप लोगों के साथ काफी बदतमीजी हुई, मैं बिल्कुल इसको मानती हूँ कि काफी मिस हैंडल किया गया, नहीं होना चाहिए था ये सब। लेकिन इस सब के बाद सर अब सियासी डिबेट ये बढ़ गई है कि ऑपोजिशन जिन चीजों पर पैरों पर खड़ी है शायद उसको भी इशारे मिल रहे हैं कहीं से, इसीलिए वो इतनी एजिटेशन कर पा रही है। आप क्या कहिएगा इस मामले पर? देखिए, अगर इशारे मिल रहे हैं किसी तरफ से तो नाम लें उनका कि किसकी तरफ से इशारे मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ नाम लें उसका। हम तो नाम लेते रहे जब भी इशारों की बात हुई है, हमने तो नाम लिया। हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो इस बात से डरे नहीं है। तो आपके पास तो ज्यादा ताकत है, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप नाम लीजिए, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए जहाँ से हमको कोई आंख मारी जा रही है, कोई अच्छे हुए इशारे हो रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ, क्योंकि वो तो किसी डिसिप्लिन के अंदर है ना। पॉलिटिकल पार्टी तो उस डिसिप्लिन में नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी का अपना डिसिप्लिन जरूर होता है, मगर उस डिसिप्लिन में नहीं होती। तो आप उस डिसिप्लिन की साहब, मैं आपकी शख्सियत को जिस हद तक जान पाई हूँ आज तक, उसमें मुझे लगता है आप एक बहुत बाउसूल आदमी है माशाल्लाह। लेकिन सर ये जो हम सुन रहे हैं सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग वाली टर्म्स को, आप समझते हैं कि जस्टिफाई होती हैं और ऐसा किया जा सकता है सियासी जमातों की जानिब से? देखिए, मैं JUI की उस पे वो करूंगा। मैं JUI के टिकट पे मैं 2 दफा मैं खुद इलेक्ट हुआ हूँ, 2 दफा मेरी बीवी इलेक्ट हुई है जी। तो मैंने ये 2 दफा इलेक्ट जो हुआ हूँ, इसमें शायद जो है ना वो 1-8 दफा तो मैंने अपना ये नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो फी होती है वो भी मैंने खुद नहीं दी है, किसी और ने उठा के दे दी, हालांकि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ वो पैसों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरी वाइफ के 1 दफा मैंने पेपर फाइल करवाए हैं। मुझे याद है कि हमारा जो अपना सूबे का अमीर था, उसने न सिर्फ मेरी वाइफ के बल्कि सबके जितने लोगों के भी पेपर्स फाइल हुए थे, सबके पैसे अपनी जेब से दे दिए। तो हम तो बिल्कुल मतलब हमारे यहाँ उस तरह से हार्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ वोट बेचने का जो है ना वो उसको जो है ना सर, फिर आपके पास कैसे आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो क्लेम कर रहे हैं मौलाना कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, आप चाहे वो ज़ाहिर आपके इत्तेहादी जो अपोजिशन में आसिफ अली जरदारी साहब उनको पैसे दे रहे हो या बाकी, मुझे नहीं पता इस बात का। वजह बता देते हैं। जी सर, वजह बता देते हैं। देखिए, फर्ज करिए कि एक जगह से जो है ना मैं कभी भी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कभी भी नहीं जीतता,
मगर मैं दूसरे और तीसरे नंबर पे वहाँ जो है ना वो JUI का वोट हमेशा इतना वो होता है कि वो दूसरे या तीसरे नंबर पे स्टैंड करता है। सीट मैंने कभी नहीं निकाली, मगर वो जो जीतता है या पिछली दफा जीत के आया था उसको पता है कि मैंने पहले नंबर पे सीट निकाली थी और मेरा अपोनेंट जो दूसरे नंबर पे है वो बड़ा जन्म ताकतवर है और मुझे जो अगर ये प्लस होंगे वोट तो मुझे फायदा मिल जाएगा। और मैं अगर JUI की बजाय PTI का टिकट लूंगा तो PTI के टिकट पे मुझे हारना ही हारना है। तो ये इंटरेस्ट है और ये सर आपकी बात सर आंखों पर सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, लेकिन हमारे यहाँ शायद कामरान मुर्तजा जैसे लोग बहुत कम हो। बाकी अहवाल भी हमने देखा है सर, जो कहा जाता है कि नोटों की बोरियां खुलती है तो अच्छे अच्छों के जहन तब्दील हो जाते हैं, ऐसा भी तो माजी में हुआ है कामरान साहब। और खुदा मैंने नोटों की बोरियां ना अपने लिए कभी देखी है ना कभी अपने सामने और को देते लेते देखा है। थैंक यू वेरी मच और आई होप कि आपकी तबीयत ठीक ठाक होगी, अपना ख्याल रखिए बहुत। सेनेटर कामरान मुर्तजा रहनुमा JUI फरमा रहे थे कि जो कुछ कल हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन जाहिर इंतजामिया की खुली गफलत थी, इस तरह से मिस हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जरा वापस आकर मैं ये जानना चाहूंगी कि इमरान खान साहब और जो ज़ाहिर ऑपोजिशन का लबो लहजा है इसमें तहजीब और तमीज़ तो कहीं नहीं है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इससे आवाम को क्या पैगाम जा रहा है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब से। इस वक्त मेरे साथ हसन खावर साहब भी मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं। हसन साहब, हम बात कर रहे हैं काफ़ी अरसे से इस मामले पर कि पाकिस्तान की सियासत में ज़ाहिर सियासतदानों का एक तर्ज हुक्मरानी तो है लेकिन एक तर्ज तकल्लुम भी है, और इस वक्त जो लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, मैं अपोजिशन को भी इस हवाले से पूछूंगी, लेकिन सर आपको लगता है कि इमरान खान साहब का मनसब, बराए मेहरबानी इमरान खान साहब वाली स्पीच के फुटेजेस लगाइए, इमरान खान साहब का मनसब जो है वो इस बात की जाहिर उनको इजाजत देता है कि वो इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करें, किसी को चोर कह रहे हैं, किसी को डीजल कह रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं, बंदूक की नोक और न जाने क्या क्या, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हसन साहब? आपने ये ऑपोजिशन लीडरों के बयान से आप जरा उनके बयान से उनको कंपेयर करें, वो क्या बातें कर रही हैं, बातें वो खान साहब को करते हैं, आप उनके बयान सुने। मुझे तो उनके बयानों से लग रहा है कि वो बौखला गई है। अगर उनके नंबर पूरे हैं तो वो क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? और कल जो पार्लियामेंट लॉजिक में हुआ है जिसकी आपने बात की, ये किस तरह निशानदेही करती है? क्या मतलब है? अगर तरीका तुम्हें इत्मीनान लानी है तो आप लाएं, आप आईनी हक, क्या आप कानून को भी हाथ में लेना चाहते हैं? मैच आपने खेलना है तो बाय द रूल्स खेलें। क्या आप बॉल टेम्परिंग शुरू कर दें? क्या आप कहेंगे बॉल टेम्परिंग की भी इजाजत है, इसको रोकना जो है मुनासिब नहीं है, लोगों का ब्लफ कॉल करना भी मुनासिब नहीं है। देखिए बात यह है, सियासत में लोगों की हकीकत तो रखनी है सामने। क्या ये बात हकीकत नहीं है कि ये तीनों लीडरान जो है एक पिछले 30 साल से एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे, एक दूसरे के करप्शन का बयानिया लेके चलते रहे, तो ये फिर क्या कौम को बेवकूफ बना रहे थे जो आज के अब बाजू में बाजू डाले खड़े हैं? तो आप मुझे बताएं ये क्या है, फिर ये क्या सियासी बयानिया है? तो ये हकीकत जो है अवाम को दिखाने की जरूरी नहीं है कि ये इनकी सियासी आइडियोलॉजी है। पिछले 30 साल से ये लोगों को बेच रहे थे कि जी एक कहता था मैं दूसरे को घसीट दूंगा, दूसरा कहता था ये करप्ट है, ये ग्रेटर पंजाब बना रही है, ये फलाना कर रहे हैं। आज वो सारे बाजू में बाजू डाल के खड़े हैं, तो फिर लोग इसको क्या कहेंगे? लोग ये नहीं कहेंगे कि ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हैं, लोग ये नहीं कहेंगे कि एहतसाब का अमल रोकने के लिए इकट्ठे हैं, लोग ये नहीं कहेंगे कि ये मौरूसी सियासत को जिंदा रखने के लिए इकट्ठे हैं, क्योंकि इनके लिए इक़्तिदार का तूल और रसूल जो है वो सबसे अहम मैनी रखता है और उसके अलावा कोई चीज़ इनके आगे मैनी नहीं रखती। तो आवाम को ये बताना जरूरी है। और ये खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो NRO की तलाश है। NRO का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह इनके केसेस से इनकी जान छुटे। इतनी तेजी इस केस इनके क्यों बयाने में आई जब शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो अपने मंतकी इल्जाम पे जा रहा है? एक तरफ वो कहते हैं जी मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, दूसरी तरफ वो तारीखों पर तारीखें डलवाती हैं। क्या ये तजाद नहीं है? क्या ये लोगों को नजर नहीं आ रहा? तो इमरान खान इस जबान वो कॉलिंग देयर ब्लफ, वो कहते हैं जी लोगों को बताएं क्या कसूर है इस बात में, आप मुझे बताएं क्या कसूर है खान साहब का कि वो कहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करें, खुद मुख्तार मुल्क की तरह अपना सार उठाएं। आपका पॉइंट आ गया हसन, लेकिन मैं जो सवाल पूछ रही थी शायद वो कहीं पर पीछे रह गया है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब देखें, शिकायत हमें बहसियत मीडिया मैं तो ये करूंगी कि ये जो लबो लहजा है इसको जस्टिफाई करना मेरा नहीं
ख्याल है कि दुरुस्त भी होगा, लेकिन इस तरफ से भी कोई कमी नहीं की जा रही है। बिलावल साहब जब बोलते हैं तो बहुत सख्त बोलते हैं, गो के आसिफ अली जरदारी साहब सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल बिलावल साहब कर रहे हैं, बाकी आपके लीडर्स भी करते हैं, आप भी बाज़ दफ़ा काफ़ी जोश खिताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, आप जब NRO की बात अभी हसान कह रहे हैं, वो तो बार बार यही बात करते हैं, आपको इमरान खान साहब की हुकूमत से अगर कोई मसला है तो आप क्या वो मसला है? मुझे तो नहीं समझ आ रहा, करप्शन तो नहीं है इस हुकूमत के अंदर, कोई केस है तो बताएं मुझे। मैं तो पहले ही कहता था कि जो शख्स करप्शन कह रहे हैं, ये तो खुद करप्शन से फला ही है। इसके वालिद इकराम उल्लाह नियाज़ी को करप्शन पे निकाला है, और शादी कानून मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला है, जिस शादी देगी वो है कस्टोडियन है। मैं तो असम्बली में बात उठा रहा हूँ। ये करप्शन किस बात से कर रहा है? ये तो शख्स सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है, इन तमाम की दर्द के जैसा है, इनकी गिरी हुई है। और दूसरी बात ये जो ले गया है प्राइम मिनिस्टर धमकियां दे रहता है, जिस तरह वो जरदारी साहब के बारे में, जिस तरह मौलाना साहब के बारे में आज भी तकरीर में, इस शख्स को ये नहीं पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बदकिस्मती से बैठा हुआ है। और फिर बात तो जो कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो चीजें, आपको याद होगा सबसे पहले जो यूक्रेन और रूस का झगड़ा चल रहा था, ये शख्स जो दुनिया में कोई बुला नहीं रहा पहुंच गया। आपको क्या जरूरत थी पहुंचने की? जो पूरे यूरोप उनके खिलाफ है, यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, आप वहां पहुंच गए क्योंकि आपको किसको बुलाता नहीं है। उसके बाद आप आ गए यूरोपियन यूनियन के खिलाफ, आपने जलसे में पंजाब में आपने तकरीर कर दी है कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है उससे पूछने वाला। क्या इनको नहीं पता ये जो चीज होती है? आपका ख्याल है कि ये बात अगर जलसों में नहीं करनी चाहिए तो फिर दूसरों को इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और दीगर तरीके से वो भी नहीं करना चाहिए ना मंदोखेल साहब? अगर आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब ने गलत बात की है, लेकिन हसन साहब ये जो आप लोगों की तरफ से एक दलील आना शुरू हुई है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है आपकी हुकूमत के खिलाफ और सारे लोग आपके पीछे लग गए हैं, यानी यूरोप भी लग गया है और यहाँ पर उसके फैसिलिटेटर्स भी मौजूद हैं, आप समझते हैं कि ऐसा ही हो रहा है आपकी हुकूमत के साथ? अभी मंदोखेल साहब की बात से मुझे जहन में आया सवाल। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि इस इंटरनेशनल एजेंडे को कौन सक्रियत दे रहा है? कौन ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ज्यादती हो रही है जलसों में खड़ा होके? किस शख्स की पुरानी वीडियो बाहर आई है जो कह रहा है कि जो बाइडेन को पाकिस्तान के अफेयर में मुदाखलत करनी चाहिए? ये कौन लोग थे जिनका नाम मेमो गेट स्कैंडल में आया? आज ये है कि वो मुदाखलत कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है? इनका जो सियासी बयानिया है उससे किसको फायदा हो रहा है? और आप अपने मुल्क में मैनेज करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना मंदोखेल साहब, आप ही मुझे जवाब दे दें, आपको अगर इनके खिलाफ है, आप समझते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास अदालतें मौजूद हैं, हमारे पास स्नैप मौजूद है, FIA मौजूद है। अगर आपकी जो अभी तक मैंने बात सुनी करप्शन के हवाले से, आप उधर क्यों नहीं चले जाते? उधर फाइल करें केसेस, देखते हैं क्या होता है। ये एजिटेशन फैलाकर, क्योंकि आप लोगों की इस तकरार, इस बहस और सियासत में सारा नुकसान अवाम का हो रहा है। मंदोखेल साहब नहीं करते, ये इदारे की कठपुतली है, नेब और FIA और पुलिस, ये तो इनकी इशारों पे नाचते हैं। मैं नाचते चला कुछ बात करूँ, क्योंकि नेब के चेयरमैन के वीडियो इन्हीं की चैनल ने नशर किया था, तो ब्लैकमेल किया है। मैं किस तरह जाऊँ वहाँ पे कि वो इनके इशारे पे नाच रहे हैं? लफ्ज नाचना में इस्तेमाल करूँ नेब के चेयरमैन के लिए। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के बाद कल भी है, आपकी जो कमीशन बना बकायदा हाई कोर्ट की जज की आटा चीनी में, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और धनिक वाला हसन खबर साहब, मैं इनकी बात का सवाल का जवाब, लेकिन मैं ज़ाहिर है आप दोनों से अलग-अलग इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आवाम तक वो नैरेटिव पहुंचे जो आवाम सुनना चाहती है। ये फरमाए कि मौलाना साहब तो ये आज कहते हुए हमें सुनाई दिए, उन्होंने कहा कि अगर कल अदम तहरीक जो है, अदम एतमाद की जो तहरीक है, इसके हवाले से अगर काम नहीं हुआ और इमरान खान साहब नहीं गए तो फिर गली कूचों में सियासत होगी। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आपके खिलाफ भी जा सकती है। तो क्या मौलाना का बयान आपको हारे हुए शख्स का बयान नहीं लग रहा, जो ऑलरेडी जो है अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं अगर तहरीके एतमाद कामयाब ना हुई तो फिर हम ये करेंगे? वो तो ऑलरेडी भागने के रास्ते ढूंढ रही है। उन्हीं के बयान के अंदर आपको उनका जवाब मिलेगा कि उनके नंबर कितने पूरे हैं, वो कितने पक्के पाँव है। एक शख्स के पास नंबर पूरे होते हैं, वो भागने का रास्ता नहीं तलाश कर रहा होता, वो कह रहा होता है हम मैदान में आएंगे, आप करने जो करने हैं। जो शख्स ऑलरेडी ये धमकियां दे रहा है कि मैं गली कूचे में जाऊंगा, हम चीजों को अपने हाथ में लेंगे, अनारकी की तरफ जाएंगे, ये किस तरह की सियासत है? ये अभी तो आपने
लोग कह रहे थे कि जी आईनी जंग है, जमहूरी जंग है, पार्लियामेंट के अंदर जीतेंगे, अब आपने पार्लियामेंट की बाहर की बातें शुरू कर दी हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा है हम अपना जलसा करेंगे, अवाम से रब्ता करेंगे। आप लोग अभी से घबरा गए हैं, इनके बयानिए आप सुन लें और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये हारेंगे उसके बाद ये आप देखें कैसे ब्लेम गेम शुरू होगी। हाँ, ये तीनों इकट्ठे खड़े होंगे, एक दूसरे पे मलबा गिराएंगे और फिर चुपचाप जो है घर जाएंगे। ना इन्होंने सड़कों पे आया जाना है, कोई स्पीड पावर नहीं है और ये सारा बयानिया सामने आ जाएगा। ये कुछ दिन का खेल रह गया है, उसके बाद इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा, पर्दा गिर जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताएं ना हसन, ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल, वो उन्होंने जो तकरीर में कहा, मैंने सुनवाया भी कि वो जानवरी होता है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें की जा रही हैं और ये क्यों कही जा रही हैं? इनका बयान बड़ा फांसी है। वो ये कहती हैं कि लोग इशारों में बात करती हैं। वो ये उनके बयान का मतलब बड़ा क्लियर है कि रियासती इदारे जो हैं वो रियासत के साथ खड़े होती हैं। सियासत में मुदाखलत वो नहीं करेंगे, लेकिन रियासत का इस्तेहकाम जो है वो इदारों का काम भी है और वो खड़े भी रहते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी है कि न्यूट्रल अल्लाह ने इंसान को ज़मीर दिया और सच और झूठ का फैसला वो कर सकता है। ये उनकी बात है, इसमें मुझे तो कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही। इसके अराउंड अगर लोग एक बयानिया बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। ओके, हसन साहब, ज़ाहिर जैसे अभी मंदोखेल साहब की बातों से लग रहा है कि वो बड़े फर्म हैं, आपकी बातों से भी लग रहा है, लेकिन अगर चलें थोड़ी देर के लिए सोच लें, हसन खावर पीटीआई का हिस्सा है इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप पंजाब के तर्जुमान हैं तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप हसन खावर भी तो है ना। आपकी इनर फीलिंग्स क्या कहती हैं? तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो किधर जाइएगा फिर? मैं आपको 100% ये बता रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पूरी तरह नाकाम होगी और उस दिन जो इनका मंजर होगा वो देखने वाला होगा। और उस प्रोग्राम में आप मुझे बुलाइएगा ताकि मैं आके ये बात करूं। और दूसरी बात सिर्फ जरीफी ये है कि खान साहब की बात वो कर रहे हैं, इनके अपने जो इत्तेहादी हैं वो भागे हुए हैं मुल्क से। मुझे कान में हल्की सी आवाज आई है, इनकी आवाज शायद साहब की आज सही था, आई नहीं रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि लंदन नहीं भागने देंगे। भाई लंदन तो आपके अपने इत्तेहादी बैठे हैं, उनको तो वापस लाना चाहते हैं आप। भागने की सियासत में कौन बिलीव करता है? कौन ये कहता है कि इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान बैठूं और जब मेरे केस चलाओगे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं मंदोखेल से भी कर लूंगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आखिरी सवाल मंदोखेल साहब, मुझे ये बताएं कि एतमाद की तहरीक अगर आपकी कामयाब नहीं हुई तो अपोजिशन में कहाँ खड़े होंगे आप लोग? सर होने को है, सुबह बुला ले, कल सुबह बुला ले, इतने देर क्यों कर रहे हो? कल सुबह बुला ले, बजट इजलास में। भाई बजट इजलास भी हफ्ते के दिन बुलाया था, ये कल सुबह बुला के ये 3 दिन क्यों जाय करके दूध पे दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप इजलास बुलाने के बाद हसन इजलास बुला सकते हैं, वो कह रहे हैं इजलास बुला लें, कल सुबह बुला लें, वो कह रहे हैं। हसन लास्ट। बिल्कुल बुलाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें एंटरटेन भी होने दें, इनकी बेचैनी जरा 4 दिन चलने दें। आपके शोज भी चलेंगे, खबरें भी चलेंगी, आपका भी शो, सारे लोग शौक से। अच्छा, शो सर शो तो चलता रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आवाम के मामला जो हैं वो भी शायद सरफेस पे आना बहुत जरूरी है और उसको हल होना भी बहुत जरूरी है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल, हसन खावर, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।